हेलो बच्चों, स्वागत है सबका हमारे सीयूटी की सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे आज रीजनिंग। आज हमारा है डे 4। रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे एनालॉगी। देखो बेटा, एनालॉगी क्या है। एनालॉगी को हम बड़ा डीपली समझते हैं। इसके अंदर आपको कम से कम 30-40 क्वेश्चन करने को मिलेंगे, जो आपकी एनालॉगी की समझ को बढ़ा देगा। ध्यान दीजिए, एनालॉगी क्या है बच्चे, ध्यान दीजिए। एनालॉगी क्या कहते हैं? एनालॉगी मीन्स सिमिलरली दैट इज हैविंग द सिमिलर फीचर। एनालॉगी का मतलब ये होगा कि आपको चार वर्ड्स दे देंगे, चार वर्ड दे देंगे। चार वर्ड में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, पैटर्न ऐसे होंगे जिसमें आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। आपको उसमें ऑड वन को छांटना है या सिमिलर को छांटना है। ध्यान दीजिए क्या कहता है आगे। Analogy test is an interaction of the similarity between the two relation in its words are used between which are specific logical relation. आपको उन वर्ड को ढूंढना है जिसके अंदर कैसा होगा, स्पेसिफिक लॉजिक हो, एक रिलेशन होगा। इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट दैट आर यूजली थ्रू टू बी द डिफरेंट बट हैव द समथिंग इन द कॉमन। देखो, इस सारी बातों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इतना समझ लो कि आपको इसके अंदर कुछ ऐसे रिलेशन देगा, दो वर्ड ऐसे देंगे जिसमें कुछ सेम रिलेशन होगा। वही रिलेशन आपको दूसरे पेयर में ढूंढना है। आपको कई सारे पेयर गिवन होंगे, उन सारे पेयर में कुछ आपको एक कॉमन रिलेशन दिखेगा, वही कॉमन रिलेशन ढूंढना है। इसी बात को देखते हुए हम पहला अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, और ये एनालॉगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विच बियर द सेम रिलेशनशिप टू द थर्ड एंड फोर्थ वर्ड एज द फर्स्ट टू वर्ड। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है बेटा। इसमें आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन होगा कैटल। क्वेश्चन बेटा यहाँ टाइपिंग में मिस हो गया, कैटल। उसके बाद गिवन है हर्ड, फिर अगला गिवन है बेटा शीप, और शीप के बाद यहां पे क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क में इन चारों में से क्या ऑप्शन आएगा। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन बेटा टाइपिंग में गलती हो गई है इसमें। ये क्या रिलेशन ढूंढ रहा है बेटा? कैटल का क्या मतलब होता है? कैटल का मतलब होता है पालतू मवेशी। पालतू मवेशी, वो मवेशी जिनको हम पालते हैं किसी बेनिफिट के लिए, या तो दूध के लिए, या उनसे हमें कोई बेनिफिट मिलता है, जैसे ऊन मिल जाता है, ऊंट पालते हैं, भेड़ पालते हैं, ये सारी चीजें। तो सीधा कहता है कैटल हर्ड। तो जो कैटल, बेसिकली कैटल ये भी होता है, आप ऐसे कह सकते हैं कैटल के बारे में। जैसे हमारे गाय के जो बछड़े होते हैं वो कैटल है ना। तो कैटल के भीड़ को हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। कैटल की भीड़ को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ये इसके ग्रुप को कहते हैं। कैटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। उसी तरीके जो भेड़ होती है, भेड़, ठीक है। तो भेड़ के भीड़ को, यानी अगर बहुत सारी भेड़ एक जगह चल रही है तो उसकी भीड़ को क्या कहेंगे? उसकी भीड़ को कहेंगे फ्लॉक। उसके भीड़ को क्या कहेंगे? फ्लॉक। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये छोटे छोटे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे लेकिन आपके एग्जाम में यूज होने वाले हैं। आई भी बात समझ में आ रही होगी आपको? पक्की बात है। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। अगला रिलेशन क्या कहता है? कैट इज रिलेटेड टू माउस। अगर बिल्ली जो है वो चूहे से किसी तरीके से रिलेटेड है। बिल्ली और चूहे में क्या रिलेशन है भाई? आप सबको पता है कि जो बिल्ली है वो चूहे को खा जाती है। जो बिल्ली है वो चूहे को खा जाती है। तो सेम क्वेश्चन क्या कहता है कि कैट इज रिलेटेड टू माउस इन द सेम वे एज अ बर्ड इज रिलेटेड टू। उसी तरीके से बर्ड किससे रिलेटेड है? वॉर्म, स्नेक, एनिमल, क्रो। वॉर्म, वॉर्म क्या होते हैं? रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े, ठीक है। तो जो चिड़िया है वो क्या करती है? छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती है। आयो बात समझ में आ रही होगी। ये रिलेशन क्लियर है। आपको देखना है चूहा और बिल्ली में क्या रिलेशन है। यही रिलेशन है कि चूहे को बिल्ली खा जाती है, उसी तरीके से बर्ड किसको खाती है? वॉर्म को। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द पेयर सिमिलर एरो बो। क्या कहता है बेटा? ध्यान से देखो, फाइंड द पेयर सिमिलर एरो एंड बो। एरो क्या होता है बेटा? तीर, और बो मतलब धनुष, ठीक है। तो जिस तरह से तीर और धनुष का रिलेशन है, उस तरह से इसमें कौन सा रिलेशन दिख रहा है? फुटबॉल, हैंड, सैलेड, नाइफ, बुलेट, राइफल, स्मोक एंड वाटर। बुलेट एंड राइफल, है ना। आप बो के ऊपर तीर चढ़ा के तीर चलाते हैं, उसी तरीके से राइफल के अंदर बुलेट रख के बुलेट चलाई जाती है ना। तो ये संबंध इसमें समझ में आ रहा है आपको? संबंध क्लियर है? बात नोट करने की जरूरत है, नोट करें। आपके बुक में क्वेश्चन टिक लगाते हुए करके आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट डज नॉट हैव द सिमिलर रिलेशन एज द गिवन पेयर। ध्यान रखना, क्या कह रहा है? डज नॉट हैव। जो संबंध इसमें आपको दिख रहा है वो संबंध उस पेयर में नहीं दिखना चाहिए जो हमसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। सवाल क्या पूछा? ध्यान दीजिए क्या कहता है? होप एंड डिस्पेयर। लव, सवाल क्या था? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? आगे बढ़ना। बैकवर्ड का क्या मतलब होता है? पीछे आना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा संबंध है बताओ? क्या मतलब होता है? जल्दी बताइए।
बताइए। देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। याद देखिए होप मतलब उम्मीद, डिस्पायर का मतलब एक उम्मीद होता है, डिस्पायर मतलब वो कहता है उम्मीद नहीं होती है, ये अपोजिट वर्ड है। तो जो आपको संबंध इसमें दिख रहा है अपोजिट का, वही संबंध इसमें दिख रहा है। लव एंड हेट भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, लाइट एंड डार्क भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एंगर और वर्थ जो है एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये दोनों क्या है एक दूसरे के सिमिलर, सेम, जिसको हम सिनोनिम्स कह सकते हैं। क्या है ये, सिनोनिम्स। बताइए बात समझ में आ रही है। तो आपसे पूछा वो बताइए जो आपस में ये सेम संबंध शो नहीं कर रहे, इसमें क्या संबंध दिख रहा है आपस में, अपोजिट वर्ड का। इसमें कैसा संबंध दिख रहा है, अपोजिट वर्ड का, ठीक है। तो वो संबंध इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें सिमिलर वाला संबंध दिख रहा है। आई होप बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला देखिए क्या कहता है, आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव चूज दैट अल्टरनेटिव योर आंसर विच इज सिमिलर टू द गिवन वर्ड। LBW, स्लिप, कवर, ये सारे वर्ड आपने कहां सुने हैं, क्रिकेट में सुने। LBW है ना, LBW की फुल फॉर्म क्या होती है, लेग बिहाइंड विकेट, ओके। स्लिप, कवर, चलो ठीक है। इन चारों में से वो कौन से वर्ड है जो आपने और क्रिकेट में सुना होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। चीनामैन, चीनामैन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग, ठीक है। लेफ्ट आर्म बॉलिंग को, ठीक है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग को हम क्या कहते हैं, चीनामैन, ठीक है। ये आपके लिए नया हो सकता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग। इसके अंदर सिमिलैरिटी बतानी है, क्या क्या है, एलिफेंट है, कैमल है, बफेलो है, जिराफ है, इन सब में कॉमन क्या है। कहता है द मिल्क प्रोड्यूस बाय ऑल ऑफ दम कैन नॉट कंज्यूम बाय द पीपल। इनके द्वारा जो दूध निकाला जाता है वो आम आदमी के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता। देखो भैया बफेलो का दूध तो लोग पीते ही हैं, जिराफ का तो मेरे को नहीं पता कौन निकालता होगा, है ना। हाथी का इतनी हिम्मत नहीं है किसी की, हाथी का दूध निकाल ले, नहीं हथनी का, हाथी का कहां से निकालेंगे, जो भी है। तो भैया वाला पॉइंट तो नहीं होगा। ऑल ऑफ देम हैव हॉर्न, सबके आपस में सींग होती है, सबकी सींग तो नहीं होती भैया, बफेलो की होती है, कैमल की तो नहीं होती, एलिफेंट की भी नहीं होती, है ना। आगे क्या कहता है, नन ऑफ देम आर मैमल, इनमें से कोई भी मैमल नहीं है। मैमल किसको कहता है, ये पहले बात समझ लीजिए। मैमल उनको कहा जाता है जो डायरेक्टली बच्चा पैदा करते हैं। मैमल उनको कहा जाता है जो डायरेक्टली क्या देते हैं, डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ अंडे देता है तो मैमल नहीं है वो। देखो मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको जरा लॉजिकली समझना। दुनिया में जितने भी जानवर या पक्षी ऐसे हैं जो डायरेक्ट अंडे देते हैं, वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। सोच के देखो, जो भी सांप अंडे देता है, मुर्गी अंडे देती है, बतख अंडे देता है ना, ये बच्चों को अपने दूध नहीं पिलाते, ये डायरेक्ट चूहे से अंडे से निकल के सीधा बाहर का दाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितने भी ऐसे हैं जो मैमल हैं जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, जिसमें इंसान भी इंक्लूड है, ह्यूमन बींग, वो जैसे ही बच्चा प्रोड्यूस करेगा वो अपना दूध पिलाना शुरू करेगा। जैसे इसमें आ गया डॉग आ गया, है ना, बफेलो आ गया, गाय आ गई, ह्यूमन बीइंग आ गए, है ना। वेल मछली एकलौती मछली ऐसी है, वेल मछली डायरेक्ट क्या करती है, बच्चा पैदा करती है, अंडे नहीं देती। तो वेल मछली मैमल है, बाकी सारी मछली क्या है, मैमल नहीं है, वेल मछली मैमल है। तो मैमल का मतलब समझ में आ गया। तो जितने भी ऐसे पक्षी या जानवर हैं जो अंडे देते हैं वो कभी दूध नहीं पिलाएंगे, लेकिन जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करेगा वो क्या करेगा, दूध पिलाएगा। बताओ ये बात कंसेप्ट पहले से मालूम था, क्लियर होगी बात। तो कुछ तो पढ़ने का फायदा मिलेगा आपको। अब तो मतलब हमें ये दो तीनों पॉइंट तो हमें नहीं दिख रहे हैं ना कि तीनों पॉइंट वैलिड है। सवाल ने क्या पूछा था, रिलेशन ढूंढना है। दे यंग वन, द यंग वन ऑफ ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड द काफ, ये सही है। उनके बच्चे को, हाथी के बच्चे को भी क्या बोला जाएगा, काफ। कैमल के बच्चे को भी क्या बोला जाएगा, काफ। बफेलो के बच्चे को भी क्या बोला जाएगा, काफ। और जिराफ के बच्चे को भी क्या बोला जाएगा, काफ। तो इसमें सबसे ज्यादा रिलेशन बेटर कौन सा है, ये डी वाला। बात समझ में आ रही है। छोटे बच्चों को कहते हैं इन जानवरों के, ठीक है। जैसे उसको बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, बिल्ली के छोटे बच्चे को कुछ हाँ किटी है ना, ऐसे कुछ कहते हैं। वैसे इन सबके बच्चों के नाम है। जैसे कुत्ते के बच्चों को पपी बोल देते हैं, है ना, वैसे ही। डन है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। तो भैया इसमें से कोई नहीं, चौथा नंबर हमें रिलेशंस में समझ में आया। आगे बात करते हैं भाई, ध्यान दीजिए क्या कहता है। कंप्लीट द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर।
जिस तरीके से फर्स्ट पेयर है उसी तरीके से सेकंड पेयर को हमें कंप्लीट करना है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बेटा आपको ना इसमें रीजनिंग में याद करने के लिए ए से लेके जेड तक के नंबर याद होने चाहिए। अब वो नंबर कैसे याद होंगे जरा मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन सीख लीजिए पैटर्न। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक आपको ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद यहां से शुरू करना, ध्यान रखना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे लिखने से फायदा क्या मिलेगा? आप अगर वो बचपन के तरीके से लिखोगे तो उसमें दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? आप पैटर्न नहीं पकड़ पाएंगे। क्या पैटर्न है अभी समझाते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे, 9 10 11 12 और 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अभी मैंने ऐसा इसलिए बोला कि कई बार क्या होता है ए और जेड दे देता है। ए जेड क्या, ये यहां से पहला है, ये लास्ट से पहला है। अगर ये यहां से 8वें नंबर पे है तो पता चल जाएगा पीछे से 8वें नंबर पे क्या होगा, एस होगा, इसी का आमने सामने आ जाएगा नहीं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, या आपको जब कोडिंग करनी है एग्जाम में, या आपको ये याद रखना, वो इस पैटर्न में आपको याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान देखिए, सी कितने नंबर पे भाई, तीसरे नंबर पे, डी कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे, जी कितने नंबर पे भाई, 7 नंबर पे, एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, यानी ये कंटिन्यू वाला पैटर्न है। अरे हाँ या ना? चलिए, एल कितने नंबर पे भाई, एल 11 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, और एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, नहीं कंटिन्यू। इसमें कंटिन्यू वाला पैटर्न कौन सा, ध्यान रखो, ये तो हो गया चौथा नंबर, ये हो गया तीसरा, ये तो रिवर्स जा रहा है ना, और सारे नंबर क्या देख रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। ई और जी पे, ई कितने नंबर पे भाई, ई कितने नंबर पे जल्दी बताओ, ई 5 नंबर पे, और जी कितने नंबर पे, 7, तो ये भी नहीं होगा, कंटिन्यूस पैटर्न नहीं है। ए कितने नंबर पे, और ये कितने नंबर पे, 2, ये हो सकता है। आगे देखो, आई कितने नंबर पे है, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, और के कितने नंबर पे, 11, तो इसमें तो गैप आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो बहुत इजी सवाल है, लेकिन ये पैटर्न बहुत काम में आता है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा? आप कोई भी नंबर याद कर लीजिए, जैसे आपका नाम किस नंबर से आता है, जैसे यश, यश का नंबर आता है वाई से, तो 25 नंबर से, तो ऐसे याद कर ले, वाई कितने, 25 नंबर पे, है ना। ध्यान दो, हम लोग मान लो हम लोग कहाँ, हम लोग 16 नंबर गली में रहते हैं, तो 16 पे क्या आता है, पी आता है, तो पी ब्लॉक समझ लो अपना पी ब्लॉक है ना। जैसे T20 मैच होता है तो टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। मैं जिस बस से स्कूल जाता तो उस बस का नाम था M13, तो M13, ये M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर, मेरे को ऐसे याद है, ठीक है। और भी है, M13 के बाद ये हो गया, और इसके बाद ये कि भाई F जो है 6 नंबर पे, ऐसे कुछ ना कुछ आपने याद कर लिया। आई 9 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, ऐसे याद कर लिया। बीच बीच के कोटे याद करोगे ना तो आपको जल्दी जल्दी याद होगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, हो गया, पैटर्न समझ में आ गया आपको, पक्की बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही कहता है, ठीक, यहाँ पे 2 डॉट रह गए इसमें, सेम वो कहता है बी सी, जो संबंध आपको इस पेयर में दिख रहा है, चूज द पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, जो संबंध आपको इस पेयर में दिख रहा है वही संबंध आपको दूसरे पेयर में भी देखना है। तो देखो भाई इसमें क्या है, नंबर बताओ, बी कितने नंबर पे आता है भाई, 2, ये 3 और ये 4, ये किस पे आता है, ई एफ जी। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा है ये, ठीक है। हाँ भाई, बी कितने नंबर पे, 2 3 और 4, ये आता है भाई कितने में, 5 6 और 7। तो भाई ऐसे लगातार वाला नंबर देखो भाई, एल कितने पे आता है, 12, एल कितने पे आता है, 12, ध्यान दीजिए, एल आता है 12, एम कितने पे आता है भाई, 13, एन कितने पे आता है, 14, ये किसे है, 15, एम एन ओ पी क्यू 16 17, 17 पे आता है ना क्यू, क्यू पक्का 17 पे, ध्यान से देखो 17 पे क्या है, क्यू है, ठीक है भाई। मुझे लग रहा है पहला ही आंसर होगा, पी आर एस, ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा, ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा, एक्स डब्ल्यू वाई मैच नहीं कर रहा, तो पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि इसके अलावा और किसी में भी लगातार वाले ऑप्शन नहीं दिख रहे, है ना, बाकी सारे आगे पीछे वाले ऑप्शन है। डन है इतने, आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कहता है, चूज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच विल कंप्लीट द सेकंड पेयर इन अ सेम एज द फर्स्ट पेयर।
3 और 11 में जो संबंध है वही 7 और अगले में होना चाहिए। जल्दी बताइए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं बेटा आपको। 3 और 11 में जो संबंध है तो वही पेयर बताओ, अगला क्या 7 के बगल में क्या आएगा, जल्दी बताइए। सिर्फ आपको यही नहीं देखना है, अगर ऑड ऑड से देखोगे तो फिर सॉल्यूशन में 2 नंबर ऑड रहे, इसमें से कौन सा होगा फिर भाई, कुछ तो रिलेशन होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। 3 और 11 में संबंध जो आपको दिख रहा है बच्चे, 3 और 11 में वही संबंध आपको 7 और किस में दिखेगा। देखो 3 के टेबल में 11 तो नहीं आता, तो 11 तक हम पहुंचेंगे कैसे, या तो 3 3 जा 9 प्लस 2 करके। तो देखो 3 3 जा 9, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस 2 किया। एक काम करते हैं, इसको करके देखते हैं। 7 3 जा 21 प्लस 2 23। क्या ऑप्शन में 23 है कहीं पे, नहीं, तो ये लॉजिक भी नहीं लगा। 3 से 11 पे और कैसे पहुंच सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, देखो मैं 9 तक ही पहुंचा, लेकिन पहले 3 3 जा 9 करके पहुंचा, अब 3 का स्क्वायर करके पहुंच रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या 7 का स्क्वायर प्लस 2 करके कुछ आएगा, 7 7 जा 49 प्लस 2 51, 51 ऑप्शन में है, ये मैच मिल गया। मतलब जिस तरीके से जो संबंध आपको यहां दिख रहा है वही संबंध आपको यहां पे अप्लाई करना है। क्लियर हो रही है बात, ये फटाफट नोट कर लीजिए भाई, ध्यान दीजिए फ्लो फटाफट जल्दी। आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया बेटा, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सेट अमंग द 4 सेट विच इज लाइक एज द गिवन सेट। आपको इन सेट में वो सेट बताना जो इस सेट से रिलेटेड लग रहा हो, इस सेट से रिलेटेड लग रहा हो। क्या है, 13 20 एंड 27। ध्यान दीजिए 13 20 एंड 27। अब आपको ये पेयर इसमें क्या दिख रहा है, मुझे इसमें एक रिलेशन समझ में आ गया। ध्यान दीजिए, ये इससे कितना आगे बेटा, 7 आगे है, और ये भी कितना आगे इससे 7 आगे है। बात समझ में आ रही है। देखो इसमें रिलेशन क्या है, 3 11 18, इसमें 3 कितना आगे, इसमें 8 आगे, और ये 11 से 18 कितना आगे हो जाएगा, 7 आगे। तो ये वाला पैटर्न तो नहीं होगा। अगला देखो बेटा क्या होगा, 18 25 32, 18 से 25 कितना आगे बेटा 7, और 25 से 32 कितना आगे, तो ये हो सकता है, हालांकि यही होगा। 18 और 27 कितना होगा बेटा 9, और 27 और 72 तो बहुत आगे हो गया। 7 और 14 कितना होगा 7, 14 और 28 में कितना आगे हो जाएगा 14। तो भैया सीधा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें भी हमें क्या दिख रहा है 18 25 और 32 में, इसमें भी आगे में कितना दिख रहा है 7 आगे दिख रहा है, और यहां से भी आगे में कितना दिख रहा है 7 आगे दिख रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, रिलेशन क्लियर होंगे। आगे बढ़े, अगले सवाल पे आइए। क्या कहता है, कंपेयर द सेकंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट। न्यूज को कह रहा है 14 15 इस तरीके से कह रहा है, ध्यान दीजिए। देखो न्यूज NEWS, एन कितने नंबर पे आता है बेटा 14 नंबर पे, ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे, डब्ल्यू कितने नंबर पे बेटा 23 नंबर पे है, और एस कितने नंबर पे 19 नंबर पे। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, तभी आपका टाइम बचेगा। करने को कर तो लोगे, लेकिन विदाउट टाइम लिमिट कैसे करोगे, जब आपको क्वेश्चन याद होगा तभी तो कर पाओगे, मतलब ये नंबर सीरीज याद होंगे आपको। अगला क्या कहता है, पेपर PAPER, तो ध्यान से समझिए पेपर में कैसे करेंगे। पी कितने नंबर पे आता है भाई, पी कितने पे आता है 16 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, 16 और 1 कहीं दिख रहा है, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं, मेरे को ये वाला ऑप्शन दिख गया 16 1 16 5 18। देखो फिर पी कितने नंबर पे आता है 16। तो बेटा जब आपको दिख रहा है कि 16 1 वाला और कोई 2 ऑप्शन है ही नहीं, पहले एक ही ऑप्शन दिख रहा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे वाला तो मैच करेगा ही करेगा, देख लो। फिर ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, और आर कितने पे आता है 18 नंबर पे। ऑप्शन नंबर सी तो हुआ बेटा, है ना। तो जब फास्ट ट्रिक करना है आपको एग्जाम में, तो एक जगह का जो टाइम बचाओगे दूसरे क्वेश्चन पे लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला ध्यान दीजिए। गोइट्री इज रिलेटेड टू द आयोडीन। गोइट्री कहते हैं किसको बेटा, एक बीमारी होती है जिसको हिंदी में कहते हैं घेंगा, और वो घेंगा क्या होता है, गला फूल जाता है, इतना मोटा गला हो जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। और इंडिया में एक जमाने में ये प्रॉब्लम बहुत थी, तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने घर घर आयोडीन पहुंचाया। और आयोडीन कैसे पहुंचाया, तो हमने कोई एक फिक्स चैनल नहीं देखा, हमने कोई ये नहीं देखा कि घर घर जाके लोगों को आयोडीन बांट के आया जाए, एक तरीका ढूंढा गया भी कैसे घर घर आयोडीन पहुंचे। तो पता ये चला कि अमीर हो या गरीब हो, हर घर में नमक जरूर जाता है ना। तो देश में जितने ही मैन्युफैक्चरिंग है नमक के, उन सब नमक में आयोडीन मिलाकर, आयोडीन मिला के दे घर में, हर घर में अपने आप पहुंच जाएगा, हर खाने में नमक डलता है। पॉइंट समझ रहे हो। तो आयोडीन ऐसे घर घर पहुंचाएगा, और गायट्री यानी घेंगे की बीमारी को कम किया गया। तो उसी तरीके से अनीमिया किससे रिलेटेड है बेटा, अनीमिया किससे रिलेटेड है,
आयरन की कमी से रिलेटेड है। अनेमिया किससे रिलेटेड है? आयरन की कमी से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है? चलिए फटाफट नोट कीजिए। निडल इज रिलेटेड टू थ्रेड एज पेन इज रिलेटेड टू। जिस तरीके से निडल जो है वो धागे से रिलेटेड है, बताइए पेन उसी तरीके से किससे रिलेटेड होगा? बताइए। इंक, क्योंकि देखो निडल और थ्रेड आपस में एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही पेन के साथ, पेन जो है वो इंक के द्वारा, खाली आप सुई अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुई इस्तेमाल करने के लिए आपको साथ में धागा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। बिना धागे के सुई का इस्तेमाल करना व्यर्थ है। वैसे ही पेन किसके साथ इस्तेमाल होगा? इंक के साथ। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। आगे बढ़े, चलिए अगले ऑप्शन में देखिए क्या कहता है। कहता है इफ H2O, ये तो पानी होता है, और ये कह रहा है क्या है? ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो KOH किससे रिलेटेड होगा? KOH किससे रिलेटेड होगा? ध्यान से समझने वाली बात है, इसने केवल H को डिनोट किया है, पहले लेटर को। तो जो हमारे ये जो पीरियोडिक टेबल होते हैं, पीरियोडिक टेबल साइंस में, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर K किसको डिनोट करता है? पोटेशियम को। K किसको डिनोट करता है? पोटेशियम को। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसोलेशन, ग्रीफ, सेडेटिव किसका इंफॉर्मेशन होगा भाई? जल्दी बताइए। ये कंसोलेशन, जिस तरीके से ग्रीफ, कंसोलेशन का मतलब एक तरीके से होता है कंसोल, किसी को दिलासा देना, किसी को दिलासा देना। उसी तरीके से सेडेटिव किससे रिलेटेड है? पेन से रिलेटेड है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्या नाम है, डिक्शनरी करनी पड़ेगी आपको इसमें, अगर ये वर्ड नहीं है। कंसोलेशन का मतलब था कंसोल करना, किसी को दिलासा देना। ग्रीफ मतलब गहराइयों से, ठीक है, दिल की गहराइयों से ऐसे। उसी तरह सेडेटिव किससे रिलेटेड है? पेन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ना समझ आए तो गूगल कर लेना या डिक्शनरी में इसकी वर्डिंग देख लेना। आगे क्या है? बर्ड्स एंड विंग्स। बर्ड्स और विंग किससे रिलेटेड है? चिड़िया जो है, जितनी भी चिड़िया किससे उड़ती हैं? विंग से। वैसे फिश की जो विंग्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? फिन्स। ठीक है, फिश की जो पंखे होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिन्स। याद रहेगा यहां तक? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे कहता है कंटेम्पररी हिस्ट्री। कंटेम्पररी हिस्ट्री एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। कंटेम्पररी का मतलब होता है मॉडर्न, जैसे कंटेम्पररी डांस, मॉडर्न डांस। ठीक है, किससे और किससे अपोजिट? ये दूसरे के क्या अपोजिट है। तो एंशियंट का इससे पहले क्या वर्ड रहा होगा? मॉडर्न। एशियंट से पहले क्या रहा होगा? मॉडर्न। एंशियंट हिस्ट्री नाम सुना ना, प्राचीन काल का, प्राचीन काल का, है ना। चलिए आगे ध्यान, क्या कहता है? एक वर्ड आता है ब्लंट और ये आता है शार्प। ये दूसरा एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। ब्लंट का मतलब होता है जिसमें धार तेज ना हो, है ना, खुरदुरा हो। शार्प का मतलब जिसकी धार तेज हो। चाकू पे धार लगाते, तलवार पे धार लगाते, तो उसी की अगर धार खराब हो जाए तो उसको शार्प ना कह के क्या बोलेंगे? ब्लंट। ठीक है, जिसमें बिल्कुल शार्पनेस ना हो। तो सो का मतलब होता है बोना, जैसे बीज बोते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है ना। इस चैप्टर के लिए आपको उसके मीनिंग का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सो का अपोजिट क्या होगा? रीप, मतलब कटाई करना, काटना, फसल को काटना। सो का मतलब बोना, रीप का मतलब काटना। कल्टीवेशन को ही रीप कहा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, अगला देखिए। आगे क्या कहता है? सर्कल जो है अगर सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है तो स्क्वायर किससे रिलेटेड है भाई? किससे? पेरीमीटर से। भाई सर्कल के बाउंड्री को नापने को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से स्क्वायर जो है, स्क्वायर की बाउंड्री को नापने को हम क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे क्या कहते हैं? हैंड्स, ग्लव्स। हाथों का संबंध ग्लव के साथ कैसा है? आप हाथ ग्लव्स के अंदर डालते हैं या ग्लव्स को हाथ के ऊपर पहना जाता है। बाकी देखो क्या है? बैंक, फॉग, फिश वाटर, मछली पानी में रहती है ना, मछली पानी में। हैंड्स हमेशा ग्लव में नहीं रहते। सॉक्स, फीट, लेग और शूज। सॉक्स और फीट होगा भाई, सॉक्स और, क्योंकि जुराब, पैरों को जुराबों के अंदर डाला जाता है ना। जिस तरीके से पैर जुराब के अंदर डालते, क्या आप जुराब हमेशा पहनते हैं? नहीं ना। क्या ग्लव्स हमेशा पहनते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे जो फिश और वाटर का संबंध है, पानी, मछली हमेशा पानी में ही रहेगी ना। तो जिस तरीके से हाथों को ग्लव्स में डाला जाता है उसी तरीके से पैर भी सॉक्स के अंदर डाले जाते हैं। हाँ, लेग और शूज,
हाँ, एक सेकंड, सॉक्स, फीट, लेग, हाँ सही बात है यार, लेग और शूज भी हो सकता है। अच्छा इसमें फिर और कोई संबंध देखते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ये भी तो संबंध है, हैंड कौन सी चीज अंदर डाली जा रही है, हैंड अंदर डाला जा रहा है ना, कवरिंग आइटम बाद में है, यहाँ पे कवरिंग आइटम पहले है, कवरिंग आइटम जो कवर कर रहा है, कवरिंग आइटम यहाँ पे बाद में होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखो कितनी बारीकी है, बात समझ में आ रही है। कवर वाला आइटम जो है बाद में है, जो इंटरनल अंदर घुस रहा है वो पहले है। इंटरनल लेग और शूज में लेग अंदर होगा, शूज ऊपर से होगा, है ना। देखो कितनी बारीकी आ गई, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। एस एंड बैरे, एस एंड बैरे क्या मतलब है, ये जो गधे होते हैं, गधा एस या गधैया फीमेल वर्जन जो भी है, डोंकी एस, है ना, उनकी आवाज को बैरे बोला जाता है। ढेंचू ढेंचू की जो आवाज करता है गधा, उसको क्या बोला जाता है, बैरे बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे ये बताइए और कौन सा इसमें, हेन की आवाज को म्यू, फॉक्स की आवाज को स्नॉट, शीप की आवाज जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीट कहते हैं, ये ध्यान रखना। शीप की आवाज जो होगी वो कैसी होगी, ब्लीट कहलाएगी। डन है यहां तक, आ रही बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगला ध्यान दीजिए। आगे क्या कहता है बेटा, कहता है ब्रॉक रिवर। अब ब्रॉक क्या होता है, ये छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि नहर नाले वगैरह को आप छोटे छोटे को कहते हैं। नहर और नाले आगे जाके किसमें मिलते हैं, रिवर में मिलते हैं। नहर और नाले किसमें आके मिलते हैं, रिवर में। उसी तरीके से पेन, पेपर, यार्ड, एले, पाथ, हाईवे, वैन, आर्टरीज, अच्छा वैन और आर्टरीज, सॉरी सॉरी, इसमें पाथ और हाईवे होगा। गलियों की छोटी छोटी गलियां मेन रोड से मिलती है, मेन रोड उससे बड़े मेन रोड से मिलता है, और उससे बड़ा वाला मेन रोड हाईवे से मिल जाता है ना। हालांकि इसमें आर्टरीज और वेन्स भी हो सकती थी, लेकिन आर्टरीज वेन आपस में वो नहीं है, एक से ब्लड जाता है एक से आता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब आपका ब्लड निकाला जाता है, जब आपका ब्लड निकाला जाता है तो हमेशा आपके मोटे वाले नस से निकाली जाती है। ब्लड निकालना होता है आपके यहाँ से वाले पोर्शन से निकालते हैं, बिकॉज यहाँ पे मोटी नसें होती हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल वहां से ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होता है, हार्ट की तरफ से होकर आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको ब्लड चढ़ाया जाता है तो आप गौर करना, आपको यहाँ से ब्लड चढ़ाया जाएगा, है ना, कि ये पतली नसें होती हैं। ठीक है, ये किसके पूरी बॉडी की तरफ जा रही होती है वापस। ठीक है, तो बहुत सारे का फर्क होता है। हाईवे वाली बात समझ में आ गई। आगे आपको सबसे बेस्ट संबंध देखना है इसमें। अगला क्या है, सिलेक्ट द अल्टरनेट दैट हैज अ डिफरेंट रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर। डिफरेंट रिलेशन, सेम रिलेशन नहीं होना चाहिए बे। इनसाइड और राइट साइड कैसे हैं आपस में, अपोजिट। इसमें देखो डे एंड नाइट अपोजिट है, लाइट एंड डार्क अपोजिट है, व्हाइट एंड ब्लैक अपोजिट है। तो जो संबंध इसमें दिख रहा है वही संबंध दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंट रिलेशन। रिलेशन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब रिलेशन डिफरेंट होना चाहिए तो हमें एक ही दिख रहा है, क्या, सन और स्टार। सन और स्टार में कोई आपस में अपोजिट वाला रिलेशन तो नहीं है ना, इन सब में अपोजिट रिलेशन दिख रहा है, डे नाइट अपोजिट वर्ड दिख रहे हैं, है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे ध्यान दीजिए क्या कहता है। पेन, पेंसिल, पेन, पेंसिल, रबड़। हाँ जी, जल्दी बताइए, क्यों भाई, तो पेन को क्या पेंसिल पे इस्तेमाल किया जाता है, फिर अच्छा तुम गौर कर रहे हो, गौर कर रहे हो, इसमें 4 डॉट नहीं है। देखो अगर सवाल ऐसा होता है ए रेशो बी, फिर ये 4 डॉट, फिर रेशो सी, फिर पूछता यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका मतलब था इन दोनों का जो संबंध है वही संबंध इसमें दिखना था। लेकिन यहाँ पे डॉट देखो, 2 डॉट यहाँ दे रखे हैं, 2 डॉट यहाँ दे रखे हैं, मतलब तीनों एक ही संबंध में है। तो आप देखो पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब जो एक तरह से स्टेशनरी आइटम है, स्टेशनरी की दुकानें मिलते हैं, ये सारे के सारे स्टेशनरी आइटम। उसी तरीके से कौन सा आइटम जो स्टेशनरी पे मिल जाएगा, पेज। अगर ये 4 डॉट यहाँ पे होते इस टाइप से, तो हम इन दो के रिलेशन को देखते, फिर अगले दो के रिलेशन को देखते। समझ में बात आ रही, जैसे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में दे रखा होगा, और भी कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहे, यहाँ पे 2 रिलेशन दिख रहे, वैसे रिलेशन यहाँ देखते। आई होप बात समझ में आ रही होगी। हाँ जी, क्लियर है ये। आगे बढ़े, आगे ध्यान दीजिए, अगले टॉपिक पे ध्यान दीजिए क्या कहता है, ओम, वॉट और एम्पेयर। ध्यान दीजिए बीच में डॉट कितने हैं, एक ही है ना। तो ओम, वॉट और एम्पेयर, ये सारे के सारे वर्ड एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ते समय में मिलते हैं। तो ये सब सब ना इलेक्ट्रिसिटी को नापने के काम आते हैं। तो ओम, वॉट और एम्पेयर क्या है, ये सब के सब
है ना, इलेक्ट्रिसिटी को नापने के काम आते हैं, तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें वोल्ट भी एक ऐसा है जो मेजरिंग आइटम है। ध्यान रखना, सब इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के अंदर ही आते हैं। ये भी कुछ ना कुछ मेजर करता है, ओम। वॉट भी मेजर करता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, ये भी मेजर करता है इलेक्ट्रिक स्पीड को, या किसी को करता होगा, हम साइंस के स्टूडेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी किसी न किसी को मैच करता होगा। तो उसी तरीके से वोल्ट क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी की पावर को मैच करता है कि कितनी पावर, कितने फोर्स में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो सब क्या है? एक मेजरिंग यूनिट है ये सब क्या है? मेजरिंग यूनिट। आई बात समझ में? कुछ ना कुछ मेजर करता ही है। आगे ध्यान दीजिए क्या है? ईयर, नोज, लिप्स। अगेन 2 डॉट पे ध्यान देना। इसमें से कौन सा होगा भाई? फिंगर रीजन। ये सारे बॉडी पार्ट हैं, लेकिन फर्क ये है कि नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं ये बॉडी में इंटरनल है। कैसे हैं ये? इंटरनल बॉडी पार्ट हैं, और ये जो है वो कैसा है? एक्सटर्नल। ये सब बॉडी पार्ट्स बाहर से ही नजर आते हैं। आई बात समझ में? आगे ध्यान दीजिए, अगला क्या है? नोज, आईज, ईयर। क्या कहता है भाई? नोज, eyes, ear, they are the internal part of the human body, they are not the external part of the human body, they are the part of the body below the waist, waist मतलब कमर के नीचे, और they are the part of the body above the neck, गर्दन के ऊपर। तो ये सारे पार्ट ऑफ नोज, ईयर, आईज कहाँ हैं? गर्दन के ऊपर वाले हिस्से। आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल है ये, इसमें तो कुछ था ही नहीं आज। अगला क्या है? धोनी, युवराज, द्रविड़। ये सब कौन है भाई? ये सारे के सारे क्रिकेटर हैं, नाम तो सुना ही होगा, तो इनमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्या है? सिनेमा, प्रेस, टेलीविजन। ये सब क्या है? दे आर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये मनोरंजन का एक जरिया है। दे आर मीन्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया मतलब ये न्यूज वगैरह के लिए मीडिया है। दे ऑल आर द पब्लिक अंडरटेकिंग। ये सब सरकारी कंपनीज हैं। दे आर गिव द वर्ल्ड वाइड न्यूज। ये सब हमें क्या देती हैं? वर्ल्ड वाइड न्यूज। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? जल्दी बताइए। दे आर द मीन्स ऑफ मास मीडिया। देखो सिनेमा भी हमें वो क्या कहते हैं? एंटरटेन करता है। ठीक है, प्रेस, टेलीविजन, ये सब क्या है? देखो ये सब ना मास मीडिया का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू पहुंचाता है। टेलीविजन क्या है? टेलीविजन के अंदर तो भाई हम न्यूज भी देखते हैं और मूवी भी देखते हैं, है ना। तो टेलीविजन आने की वजह से ये नहीं कह सकते मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये क्या है? मीन्स ऑफ मास मीडिया, मीन्स ऑफ मास मीडिया। ठीक है, बहुत बड़े एरिया के को कवर करने वाला एक आइटम है ये। आई बात समझ में? चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला क्या है? अब देखो यहाँ पे नंबरिंग याद करनी है बेटा, यहां से क्वेश्चन नंबरिंग के स्टार्ट हो गए। जल्दी बताइए। के एम एफ नंबर याद है भाई? के का नंबर बताओ फटाफट। 11, एम का, एफ का 6, एल का, इसका, एच का 8, आर का, एम का, एस का 19। क्या संबंध दिख रहा है भाई? हाँ, 18, 13, 19, 5 कम है इससे ज्यादा। अच्छा अच्छा, यहाँ देखो जरा, इसमें क्या है? ये 1 ज्यादा है, इसमें 12 में क्या है? 1 कम है, और 6 में क्या है? 2 ज्यादा है। 1 कम है, 1 ज्यादा, 2 ज्यादा। ठीक है, इसमें देखो 18 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? 18 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? 19। 19 नंबर पे क्या आता है? एस। फिर 13 में 1 क्या करेंगे? घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 12। 12 पे क्या आता है? एल। देखो यहाँ पे 1 बढ़ाया था, 1 घटाया था, फिर 2 बढ़ाया था, है ना। अब एस में क्या करेंगे हम? 2 बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 21। 21 पे क्या है भाई? यू, एस एल यू। समझ में बात आ रही है कुछ? हाँ, पैटर्न समझिए। आप नंबर से करके देखेंगे कि पहले वाले से पहले वाले में, इसमें पहले में 11 से लेके 12 के बीच में 1 बढ़ाया, फिर इसमें 1 घटाया, फिर इसमें 2 बढ़ाया। पहले +1, फिर -1, फिर +2। अगर आगे होता तो फिर -2 होता। यही पैटर्न फॉलो करते, है ना। वही पैटर्न हमने यहाँ पे फॉलो किया, जो भी है उसमें +1, फिर -1, फिर +2 कर दिया। समझ में आई बात? आगे बढ़े, आगे ध्यान दीजिए। एफ का नंबर जल्दी बताइए। एफ का नंबर 6, जे का 10, यू का 21, एल का 12, बी का 2, ओ का है 15। 2 का कितना है भाई? इसका 15। क्यू का भाई 17 और 17। ठीक है, तो यानी 6 का क्या किया? पहले हमने -4 किया, फिर हमने +5 किया। 6 से 2 पे क्या किया हमने? -4। 10 से उस पे क्या किया? +5। 21 से 17 पे आ गए तो क्या किया हमने? -4 किया, और फिर 12 से 17 पे चले गए, +5 किया। पैटर्न समझ में आ गया?
-4 +5 -4 +5, यही है ना नंबर का खेल। चलिए इस पे आइए, 12 पे क्या है भाई, 12 का नंबर, L का मतलब 12, H का मतलब 8, R का मतलब 18, X का मतलब 24। तो हमें क्या करना है, पहले में 4 घटाना है, 12 में 4 घटाओ क्या आएगा 8, फिर 5 बढ़ाना है, 8 5 13, फिर 4 घटाना है, 18 में 4 घटाओ 14, 24 में 5 बढ़ाना कितना आ जाएगा अब 29। तो भाई ऐसा है अल्फाबेट में तो 26 ही होते हैं, तो 26 का फिर दोबारा ए से स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में। 8 नंबर पे क्या आता है भाई H, 13 नंबर पे क्या आता है M, उसका क्या आता है 14 नंबर पे N, फिर ये 26 के बाद 3 होगा ना तो C, HMNC, ये आ गया HMNC। समझ में आ रही बात। तो आपको शुरू के 2 पैटर्न को पकड़ना है, वही 2 पैटर्न आपको आगे दिखेंगे। डन है यहां तक, आगे बढ़े अगले सवाल पे आइए। अगेन फटाफट नंबर बताइए, ई का 5, जे का 10, ओ का और टी का 20, आगे क्या है वी, अरे जल्दी बोलो, क्यू का, एल का, जी का, जी 7 नंबर पे, ठीक है। तो 5 और 22 में क्या संबंध है भाई, देखो इसमें ना मुझे देखो, अगर नहीं वहां पे नहीं लिख पा रहे तो यहाँ देखिए 5 10 15 20 और ये 22 17 12 7, देखो बेटा पैटर्न मुझे दिख गया। पैटर्न क्या है, इसमें 5 5 बढ़ाते चले जा रहे हैं, बात समझ में आ रही है कुछ, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं 5 5 घटाते चले जा रहे हैं, -5 -5 -5, यही नंबर है ना। तो इसमें 5 5 बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहां से 5 5 घटाएंगे, तो जरा बी जी का नंबर देखो, बी का नंबर बताओ जल्दी से, 2, जी का, एल का, क्यू का 17, इसमें क्या कर रहे हैं 5 5 बढ़ा रहे हैं भाई, 2 7 12 और 17, 5 5 इसमें बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए 5 5 किस में घट रहा है, नंबरिंग चेक कीजिए भाई। पहले वाले पे ए, ये कितने नंबर पे आएगा 5, तब ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे मैं 5 का चाहिए था, मैं शुरू में ही 4 का गैप दिख गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। पहला वाला किस पे भाई 1, फिर एफ कितने नंबर पे आता है 6, के कितने नंबर पे आता है जल्दी बताओ 11, और पी जल्दी बोलो 16, ये दिख रहा है मुझे 5 5 का गैप, लेकिन यहाँ पे मुझे 5 बढ़ता हुआ था ये, तो अगला मेरे को कैसा चाहिए 5 घटता हुआ, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। वाई पे आइए, वाई कितने नंबर पे भाई 25, टी कितने नंबर पे 20, ओ कितने नंबर पे 15 और जे कितने नंबर पे 10, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना मेरे को। 5 5 क्या हो रहा है इसमें घटता चला जा रहा है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़े, पैटर्न क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन में किसी एक पैटर्न पे निश्चित मत रहना, मतलब फिक्स मत रहना कि ये वाला पैटर्न होगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए जे कितने नंबर पे, एल एन 14, पी 16, 2 2 बढ़ रहा है, ओ एम के आई 9, इसमें देखो क्या हो रहा है 2 2 बढ़ रहा है, 10 12 14 और 16 में आप देख पा रहे हैं इसमें क्या कर रहा है 2 2 बढ़ा रहा है, 15 13 11 और 9 में आप देख रहे हैं 2 2 क्या कर रहा है घटाएगा। तो आ जाइए एस डब्ल्यू, एस कितने नंबर पे भाई एस यू डब्ल्यू वाई, एस कितने नंबर पे 19, यू कितने नंबर पे 21, डब्ल्यू 23 और ये अगेन 2 2 बढ़ा रहा है। अब मुझे इसमें ऐसा देखना जिसमें 2 2 घट रहा हो, तो फटाफट देखिए जरा एफ कितने नंबर पे आता है भाई एफ 6, जी कितने पे आता है, देखो मेरे को 2 2 बढ़ने वाले तो दिख गए ना, ये तो 2 2 बढ़ रहा है। अब मुझे ऐसा चाहिए जिसमें 2 2 घटे, तो 6 से जी कितने नंबर पे आता है 7, तो पक्का बात है ये तो होगा ही नहीं, है ना। एम कितने पे, एल कितने पे, देखो ये घट रहा है, के कितने पे, तो पक्का ये भी नहीं होगा, घट तो रहा है लेकिन मेरे को 2 2 का गैप चाहिए था। आज ये पी कितने नंबर पे, एल कितने पे, एच कितने पे, डी कितने पे, देखो घट तो रहा है लेकिन ये 4 4 घट रहा है, ये कितना कितना घट रहा है, पक्की बात यही वाला होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उसको ट्राई करके देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको इसलिए कि जेड तक याद होगा, तुरंत तुरंत कर लोगे, ठीक। आगे बढ़े, आगे ध्यान दीजिए, ए एफ के पी जल्दी से, 1 एफ कितने पे 6, के कितने नंबर पे
और P 16। देखो कितने पे आ रहा है, 5 5 बढ़ रहा है, ये 2, G कितने नंबर पे 7, L 12 और Q कितने पे 17। यहाँ भी 5 5 बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 5 बढ़ रहा है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले में गैप दे रखा है, फिर कहता है DINS, यानी ये 4 I कितने पे आता है भाई 9, N कितने पे, S कितने पे 19 पे। ये क्या देखो पहले वाले में क्या बोला है, 4 4 बढ़ाया, ध्यान से देखो 1 6 11 और 16। इसमें क्या कर रहा है 5 5 बढ़ा रहे हैं। अगला वाला जो दे रखा है वो है 2 7 12 और 17, कितना हो जाएगा इसमें भी, हाँ ऐसे ही 5 5 बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखो यहाँ भी क्या कर रहे हैं 5 5 बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी जो आइटम चाहिए वो कैसा होना चाहिए 5 5 बढ़ाने वाला आइटम होना चाहिए, है ना। आ रही बात समझ में, आगे ध्यान दो। तो इसमें क्या करेंगे भाई, देखो कौन कौन सा आइटम है जो 5 5 बढ़ रहा है। सी कितने नंबर पे, एच कितने नंबर पे, एम कितने पे 13 और आर कितने पे 18। ये देख लो जरा, डी कितने पे 4, एन कितने पे 14 पे, तो पक्का ये तो नहीं होगा। एच कितने पे 8, डी कितने पे 4 पे, है ना, तो ये तो घट रहा है, ये भी नहीं होगा। सी कितने पे 3, एफ कितने पे 6, तो ये तो 3 का गैप आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आ रही बात समझ में, ठीक है। शुरुआत के 1 2 से हमें पता चल जाएगा ना, ठीक है, शोर नहीं बिल्कुल नहीं, भगा दिए जाओगे। आगे बढ़े, अगला देखो, अगला क्या है, फ्लावर। देखो जल्दी, अरे देखो जल्दी, इसमें नंबर देखने की जरूरत नहीं, ये कुछ और है, ध्यान से समझो। FLOWER और अगला दे रखा है रिवॉल्व, REWOLF। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये पीछे से स्टार्ट किया हुआ है, समझ रहे हो, ये कैसे किया है, पीछे से स्टार्ट किया है। तो जाहिर सी बात है आपकी फ्रूट की स्पेलिंग FRUITS है, तो हम इसका रिवर्स चाहिए, क्या चाहिए STIURF, यही है ना। और देखो सब कुछ वैसे होगा, ध्यान से करना है, STI एरा URF, ये होगा नंबर तीसरा, दिख रहा है STIU, ठीक है RF। आगे देखो क्या कहता है, बी का नंबर बताओ जल्दी से, जे का, एन का, टी का 20, यही हो रहा है ना। सी का बताओ जल्दी से, आई का, ओ का, एस का 2 10 14 और 20। अब तक हम गैप की बात देख रहे थे, इस बार गैप में नहीं, ध्यान दो। इस वाले में क्या रिलेशन है, इसमें एक बढ़ा रहा है और इसमें क्या कर रहा है एक घटा रहा है, फिर इसमें क्या कर रहा है एक बढ़ा रहा है और इसमें क्या कर रहा है एक घटा रहा है। तुम सब भी ध्यान दो बेटा, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, खासतौर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। देखो एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, बी के बाद बी 2 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। अगला जो संबंध इसमें वही संबंध इसमें ढूंढना था, तो इन दोनों में जो संबंध दिख रहा है वही संबंध इसमें देखेंगे। तो डायरेक्टली टाइम वेस्ट मत करना पेन पेपर लेके। आप देखो डी में एक बढ़ाना है, डी का अगला क्या होता है ई, देखो ई से चारों शुरू है, फिर एच का एक घटाना है, एच से पहले क्या आता है भाई जी। अरे ये दे रखा है ना, ध्यान देखो डी एच पी और वी, एक क्या करना है बढ़ाना है, डी का अगला क्या आएगा ई, एच में क्या करना है एक घटाना है, एच से पहले क्या आता है जी आता है। ई जी कहीं भी दिख रहा है पहला ऑप्शन, आगे मत करो। अगर ईजी वाले भी 2 ऑप्शन होते तो चेक करना पड़ता ना, टाइम बचाना है हमें। पैटर्न क्या है इसमें, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। डन है, बात समझ में आ रही है। आगे ध्यान दो, ये समझ लो सिर्फ एक चैप्टर है रीजनिंग का, अभी बहुत कुछ बाकी है, सिर्फ एक चैप्टर है। देखो बी सी एफ जी क्या संबंध है बी और जी में भाई, बी कितने नंबर पे 2 और ये 3, एफ कितने नंबर पे भाई और जी 7। तो हमें साफ दिख रहा है इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में, देखो इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म में कहीं दिख रहा है इसमें, हाँ देखो जे के बाद क्या आता है, जे कितने नंबर पे, के कितने नंबर पे 11, एल 12 और ये 13। हमें ये नंबर कंटिन्यूअस फॉर्म में दिख रहा है, ए और डी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, एच आई एल एम, एक मिनट, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में दिख रहा है बेटा हमें, तो ये भी कंटिन्यूअस फॉर्म में दिख रहा है। एक सेकंड, लेकिन एक बात समझो, पी कितने नंबर पे है, रुको रुको रुको,
अभी इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। पी कितने नंबर पे है, क्यू कितने नंबर पे है 17, एस कितने नंबर पे 19, ये कितने पे 20, एच कितने नंबर पे है 7, आई कितने पे एच 8 और ये 9, एल कितने पे 12 और ये 13। जरा ध्यान दो, ये 16 17 और फिर 19 और 20, यहां पे आ रहा है 8 और 9, फिर 12 और 13, यहां पे आ रहा है 10 और 11 और यहाँ आ रहा है 12 और 13। ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, सी वाला तो पक्का नहीं होगा, ए और डी, वो तो पैटर्न मैच नहीं कर रहा। ये भी कंटिन्यू वाले नंबर है, ये भी कंटिन्यू वाले, सब यहाँ पे कंटिन्यू वाले दिख रहे हैं। लेकिन देखो इसके पहले में और इसके पहले में कितने का डिफरेंस है, हाँ 4 का। तो कोई ऐसा नंबर है जिसके दोनों शुरुआत में पहले में 4 का डिफरेंस है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इतनी जल्दी हड़बड़ा के आंसर टिक नहीं लगाना, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है उसमें। आगे बढ़े, आगे ध्यान दीजिए। अगला कौन सा है भाई, अगला कहता है एम एन, नंबर बताओ जल्दी से फटाफट। एम 13, एन 14, ओ 15, ये 16, कंटिन्यूस वाले नंबर हो गए। क्या होगा, सी होगा, कंटिन्यू दिख रहा है यहाँ पे एम एन ओ पी, यहाँ पे क्यू आर एस टी, कंटिन्यूस वाली ए और बी कंटिन्यू, लेकिन पी और क्यू, ठीक है, ये वाला कंटिन्यू यहाँ से मैच नहीं कर रहा, ये यहाँ से मैच नहीं कर रहा, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, टी के बाद क्या आता है यहाँ पे यू आता है, वी दे रखा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, कंटिन्यूस फॉर्म में दिख रहा है ना, नंबर डालने की जरूरत भी नहीं, अगर नंबर याद है तो ठीक है, वरना देखो क्यू आर एस टी, ए बी सी डी होना चाहिए था, ये डायरेक्ट ए डी दे रहा है, तो ए डी तो कंटिन्यूस फॉर्म में है ही नहीं, यहाँ ए बी के बाद यहाँ पे सी डी होना चाहिए, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। 4 में से कोई एक ही तो होगा। पैटर्न क्लियर है, आगे बढ़े, अगला ध्यान दीजिए। आगे क्या कहता है भाई, देखो क्या है, सी ई एच, क्या है बेटा, नंबर बताओ जैसे, सी का 3, ई का कितना 5, एच का 8, आई का 9, के का एन का 14, 3 5 8 9, क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो, 3 5 8 9 11 14, इसमें 2 का गैप है और इसमें कितने का गैप है 3 का, इसमें 2 का गैप है और इसमें 3 का, है ना, ऐसे मुझे देखना है। ए सी में कितने का गैप दिख रहा है, 2 का गैप तो दिख रहा है, लेकिन सी और डी में एक का भी गैप, एक ही का गैप है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सी और डी में एक ही का गैप है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, कितना आसान है ना चेक करना। देखो ई और एफ में कितने का गैप है, एक ही का गैप है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस यही बचा, यही होगा, आप चाहे जैसे भी करके देख लो, है ना, चेक करो। ओ और क्यू में कितने का है, ओ कितने नंबर पे और क्यू कितने नंबर पे 17, और ये होगा 20 पे, दिख गया हमें 2 और 3 का गैप, वैसे इसमें भी होगा। तो जो क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाए उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बोलो, हाँ 5 से, हाँ आप ऐसे भी देख लो, लेकिन ये भी पैटर्न है 6 का, यू कितने नंबर पे भाई 21 पे, तो यहाँ भी वही गैप बनेगा 6 का। आप ऐसे देख लो 15 17 20, यहाँ 21, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू कितने पे 23 पे, और ये कितने पे 26 पे, ये 23 और ये 26, तो ऐसे भी 6 का गैप है, और ऐसे कितने गैप है 2 और 3 का, यहाँ भी कितने का 2 का और 3 का, हर एंगल से मैच हो रहा है ना, मैच होगा तो हर एंगल से मैच होगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए क्या कहता है भाई, हाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्मॉल को उल्टा किया हुआ है, एस एम ए डबल एल, एस एम ए डबल एल, यहां पे क्या होगा भाई, ये तीसरा वाला बी ए आर के, लेकिन यहां पे देखो पहले उल्टा दे रखा था, है ना, पहले उल्टा दे रखा था, इसमें कौन सा हो जाएगा, ए डिनर, डी आई एन ई आर डिनर, ये क्या है एस, ये इसमें क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, पहले उल्टा वाला दे रखा था फिर सीधा वाला दे रखा था, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिए, क्या है ये, अगर इसमें हम ऐसे करें एल ओ डब्ल्यू ई आर,
यहाँ क्या दे रखा है, WORLE, मतलब यहाँ पे अगर देखें तीसरा वाला 1 2 3 4 5, तो यहाँ तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर पांचवा है, तीसरा दूसरा पांचवा, फिर पहला है, और फिर यहाँ पे क्या है, चौथा है। ठीक, देखो कौन सा मैच कर रहा है इसमें, हाँ बी मैच कर रहा है, तो तीसरा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, चौथा हो गया ना। ये वर्ड मैच करेगा, वर्ड, ध्यान से देखो, WORDS, ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। पहले क्या रखना है, तीसरा, तीसरे नंबर पे 3 2 5 1 4 के फॉर्म में रखना है। तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, R, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, O, पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है, S, पहले नंबर पे क्या है, W, और चौथे नंबर पे क्या है, D। ROSWD, ROSWD, बात समझ में आ रही है। जिस पैटर्न है पहला वाला, उस पैटर्न, आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, ये सारे पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बेटा एनालॉजी कोई टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, बस आपके कंसंट्रेशन की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन का मतलब है कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 4 क्वेश्चन में आगे तो 20 नंबर पक्के, और 20 नंबर से जो आपकी रैंक है लाखों रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी। एक बढ़िया कॉलेज से बिल्कुल घटिया कॉलेज में पहुंच जाओगे, और घटिया कॉलेज से बढ़िया कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, घर जाके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये 12th क्लास नहीं है जिसमें रिवीजन का मौका मिले, समझ रहे हो बात को। तो आइए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, जो डाउट होगा मेरे से पूछेंगे। आज हमारा डे 4 में यहीं तक है बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए।